जब उसके चेहरे से ही स्वागत है हॉरर की दुनिया में। फॉलो खूनी मंडे और एंजॉय करो दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरीज। ये कहानी उदित की है। उदित के एक्साइटमेंट उसके चेहरे से ही झलक रही थी। पूरे 1 साल तक कॉलेजेस के स्टडी फ्रॉम होम मोड में फंक्शन करने के बाद फाइनली वो दिन आ गया था जब उदित को उसके कॉलेज ऑफलाइन मोड में एक्सपीरियंस करने का मौका मिला था। उदित ने पुणे के कॉलेज में एडमिशन लिया था। दिल्ली से पुणे का सफर उदित के लिए बहुत से मिक्स्ड इमोशंस ला रहा था। वो दिल्ली से था तो उसके पेरेंट्स ने उसके रहने के लिए चॉइस बॉयज हॉस्टल को चुना। एक अच्छे मोहल्ले में बना वो हॉस्टल उदित के रहने के लिए परफेक्ट था। वहां रहने के कुछ ही समय में उदित अपने सभी हॉस्टल मेट्स के साथ घुल मिल गया था। वो लोग पढ़ाई के साथ साथ खूब मजाक मस्ती किया करते थे। उदित ने अपने फर्स्ट ईयर में एक सब्जेक्ट का एग्जाम मेडिकल सिचुएशन की वजह से मिस किया था और उस सब्जेक्ट में पास होना कॉलेज के नेक्स्ट ईयर में प्रोसीड करने के लिए बेहद जरूरी था। इसलिए उसी सब्जेक्ट के री एग्जाम के लिए उदित एक रात अपने कमरे में अकेला बैठा पढ़ रहा था। उसके सभी रूममेट सो चुके थे और उदित अपनी स्टडी टेबल पर पढ़ाई कर रहा था। उदित को गाने सुनते हुए क्वेश्चन सॉल्व करना पसंद था और वो अपने कानों में ईयरफोन्स पहने गाने सुन रहा था। पर अचानक उसके गाने चलते चलते बंद हो गए। उसने अपने फोन को उठाकर देखा तो उसकी बैटरी खत्म हो गई थी। उदित फोन को चार्जिंग पर लगाने के लिए उठा तो उसे किसी की सिसकियां सुनाई दी। उदित को लगा कि शायद कोई औरत धीमी सी आवाज में उसके कमरे के बाहर रो रही थी। वो आवाज पहले तो बहुत दूर से आ रही थी, पर धीरे धीरे उदित को वो आवाज और क्लियरली सुनाई देने लगी, मानो वो रोती हुई औरत उसके करीब आ रही हो। उदित उस आवाज का सोर्स ढूंढने की कोशिश करने लगा और कमरे के बाहर कॉरिडोर में देखने लगा। कॉरिडोर में बिल्कुल अंधेरा था, पर वो श्योर था कि उस कॉरिडोर में से ही वो आवाजें आ रही थीं। एक बॉयज हॉस्टल में किसी लड़के की रोने की आवाज आना बहुत अजीब था। उदित यही सोच रहा था कि तभी उसे पायल पहने किसी के चलने की आवाज भी आने लगी। उन पायल पहने पैरों के कदम उसी की तरफ बढ़ते हुए सुनाई दे रहे थे, पर उदित को कुछ भी नहीं दिख रहा था। वो कदम तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगे और कुछ ही पलों में एक काला साया उसके सामने से होते हुए निकला। उदित एकदम से घबरा गया। फिर वो आवाजें कॉरिडोर में ही कहीं खो, कुछ भी नहीं दिख रहा था। वो कदम तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगे और कुछ ही पलों में एक काला साया उसके सामने से होते हुए निकला। उदित एकदम से घबरा गया। फिर वो आवाजें कॉरिडोर में ही कहीं खो गईं। उदित को कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर उसे अभी एग्जाम के लिए भी पढ़ना था। फ्रेश होने के लिए वो अपने वॉशरूम में चला गया। ठंडे पानी से मुंह धोकर उदित शीशे के सामने अपना मुंह पोंछने लगा, पर जैसे ही वो तौलिया उसकी आंखों से हटा, उसे शीशे में अपने ठीक पीछे एक बेहद भयानक औरत लाल साड़ी पहने हुए दिखाई दी। उसकी चमड़ी सड़ कर काली पड़ चुकी थी और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उदित उसे देखते ही जोर से चीखा और बेहोश होकर नीचे गिर गया। उसकी चीख सुनकर उसका रूममेट ध्रुव जाग गया। उदित को जमीन पर गिरा हुआ देख
वो भी थोड़ा घबरा गया। वो उदित को उठाकर बिस्तर पर ले गया और उसके मुंह पर पानी के छींटे डालकर उसे उठाया। उठने पर उदित कुछ बड़बड़ाने लगा। वो कहने लगा, बाहर कॉरिडोर में वो पायल की आवाजें, वो लाल साड़ी वाली औरत। ध्रुव को उदित की कोई भी बात समझ नहीं आ रही थी। उदित का शरीर बुखार से तप रहा था। ध्रुव ने उसे एक बुखार की गोली देकर उसे सोने को कहा। ध्रुव की नींद थोड़ी उड़ चुकी थी और उसे उदित की भी चिंता हो रही थी। वो उदित की बातों के बारे में सोच ही रहा था कि ध्रुव को भी कॉरिडोर में पायल पहने किसी के चलने की आवाज आई। वो एकदम चौंक उठा क्योंकि उदित भी ऐसी ही आवाज के बारे में बात कर रहा था। ध्रुव उस आवाज के पीछे कॉरिडोर में चला गया, पर उसे वहां कोई भी दिखाई नहीं दिया। कॉरिडोर के अंधेरे में खड़े ध्रुव को अभी भी पायल पहने किसी के चलने की आवाज आ रही थी और वो आवाज तेज होती जा रही थी। ध्रुव बहुत ज्यादा डर गया और वहां से भागकर वापस अपने कमरे में आ गया। कमरे में घुसते ही उसने देखा कि उदित बेड पर नहीं था। उदित आखिर इस बीमार हालत में कहां चला गया था? इतने में ध्रुव को फिर से कॉरिडोर से एक आवाज आई। उसे लगा कि शायद उदित कॉरिडोर में ही उसे ढूंढ रहा होगा। वो जैसे ही बाहर गया, उसे सामने से उसकी तरफ बढ़ते कदमों की आवाज सुनाई देने लगी। उन कदमों की आवाज तेज हो रही थी कि तभी उसके कंधे पर एक हाथ आया। ध्रुव की हार्ट बीट तेज हो गई और वो झटके से पीछे मुड़ा। उसने देखा कि पीछे उदित खड़ा था। उदित ने ध्रुव से पूछा कि उसे क्या हुआ है और वो इतना डरा हुआ क्यों है। ध्रुव कुछ नहीं बोला। उदित ने फिर से उससे पूछा कि क्या उसे भी वो सब आवाजें सुनाई दी। ध्रुव को अब कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी ध्रुव को एक औरत के रोने की आवाज सुनाई देने लगी और इसके बाद ध्रुव ने जो देखा, उसे देख उसकी पूरी रूह कांप उठी। उदित के ठीक पीछे वही लाल साड़ी वाली औरत अपना भयानक चेहरा लिए खड़ी हुई थी। वो औरत ध्रुव के पास आई, उसे घूर के देखा और पीछे मुड़कर कॉरिडोर के दूसरी तरफ रोती हुई चलने लगी। ध्रुव को मानो कोई सांप सूंघ गया था। इतना भयानक एक्सपीरियंस उसके साथ आज तक नहीं हुआ था। धीरे धीरे वो औरत अंधेरे में कहीं गायब हो गई। ताज्जुब की बात तो यह थी कि उदित को इस बार कुछ नहीं दिखा और ना ही कुछ सुनाई दिया। अगले दिन सुबह सुबह ध्रुव और उदित जब वार्डन के पास ये बात लेकर गए तो वार्डन ने उन्हें बताया कि 15 साल पहले उस हॉस्टल के अंदर एक औरत की लाश मिली थी। किसी को भी उस औरत के बारे में कुछ नहीं पता, पर तब से कई बच्चों ने रात के समय कॉरिडोर में एक लाल साड़ी वाली औरत को देखा है। साथ साथ कई स्टूडेंट्स ने यह भी दावा किया है कि उन्होंने देर रात में किसी औरत की रोने की आवाजें और पायल की आवाजें भी सुनी हैं। वार्डन ने यह भी बताया कि उस औरत ने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया है। उसकी आत्मा बस उस हॉस्टल में भटकती रहती है और इसलिए आज भी वहां लोग बिना किसी डर के रहते हैं। वार्डन की ये बात सुनकर उदित और ध्रुव बुरी तरह डर गए, क्योंकि जो उदित और ध्रुव ने देखा था वो जरूर उसी औरत की आत्मा थी। कोई माने या ना माने, पर उन दोनों ने उस आत्मा को अपनी आंखों से देखा था। अगले ही हफ्ते उन दोनों ने किसी और हॉस्टल में शिफ्ट कर लिया, लेकिन उस रात को वो शायद कभी नहीं भूल पाएंगे। दोस्तों, क्या आप ऐसे हॉस्टल में रह सकते हैं? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और हाँ, हमारे चैनल खूनी मंडे को सब्सक्राइब करना मत भूलना। Giggles for colors, giggles for bites, giggles for touch, giggles for... स्वागत है हॉरर की दुनिया। ये बात आज से 3 साल पहले की है। वेदांत को एक ऐसा प्रोजेक्ट मिला था
जो उसका पूरा करियर बना सकता था। इस वजह से वो कई हफ्तों से ऑफिस में देर रात तक काम करता आ रहा था। अगर वेदांत ऑफिस से टाइम से निकलता तो वो घर वापस जाने के लिए मेट्रो पकड़ लेता, वरना उसे कैब लेनी पड़ती थी। उस दिन वेदांत की बदकिस्मती थी कि उस सर्द नवंबर रात को वो टाइम से निकला और नोएडा की तरफ जाती हुई आखिरी मेट्रो में चढ़ गया। जब वो स्टेशन पहुंचा, मैरी क्रिसमस। खूनी मंडे का क्रिसमस भी मैरी करो और खूनी मंडे को अभी सब्सक्राइब करो और हाँ, जिंगल बेल प्रेस करना मत भूलना। क्रिसमस का फेस्टिवल पूरी दुनिया में सबसे खुशहाल फेस्टिवल माना जाता है। आज के दिन सभी बच्चे सैंटा का इंतजार करते हैं। उन्हें लगता है कि सैंटा आएंगे और उन्हें क्रिसमस प्रेजेंट देंगे। लेकिन अगर ऐसा हो कि सैंटा के गिफ्ट के अंदर एक शैतान छुपा हुआ आपका इंतजार कर रहा हो तो 24 दिसंबर क्रिसमस ईव की रात 9 साल की मैक्स अपने रूम के क्रिसमस ट्री के पास बहुत सारे सॉक्स लटकाकर एक नोट लिखकर सो गई थी। कुछ देर बाद मैक्स के मम्मी पापा उसके रूम में एक प्रेजेंट और कुछ कैंडीज लेकर आए। मैक्स की मम्मी ने सभी सॉक्स को कैंडीज से भर दिया और उसके पापा ने उसके क्रिसमस ट्री के नीचे एक गिफ्ट रख दिया। ये सब करके मैक्स के मम्मी पापा दबे पांव मैक्स के कमरे से चले गए। उन्हें अब इंतजार था कि मैक्स जैसे ही सुबह उठेगी वो अपना फेवरेट गिफ्ट देखकर बहुत खुश हो जाएगी। मगर आगे क्या होने वाला था वो ना ही कभी मैक्स ने और ना ही कभी उसके पेरेंट्स ने सोचा होगा। रात के करीब 3 बजे मैक्स की नींद अचानक ही खुल गई। उसे ऐसा लगा कि जैसे कोई उसके पैरों को बार बार छू रहा हो। मैक्स तुरंत उठकर बैठी, पर जब उसने अपने पैरों के पास देखा तो वहां कुछ भी नहीं था। तभी उसकी नजर क्रिसमस ट्री के नीचे पड़े गिफ्ट पर गई। वो देखकर मैक्स एकदम से बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गई और उसने एक्साइटमेंट में अपना गिफ्ट तभी के तभी खोल लिया। मैक्स ने उस बॉक्स में से एक डॉल निकाली, एक बेहद सुंदर पिंक फ्रॉक पहनी हुई डॉल, जिसके अंदर से एक बहुत अलग सी महक आ रही थी। उस डॉल की गर्दन के नीचे एक बटन भी लगा था। मैक्स ने उस बटन को जैसे ही दबाया तो उस डॉल में से जिंगल बेल गाना बजने लगा। लेकिन गाना चलते ही मैक्स के रूम की लाइट्स अचानक फ्लिकर करने लगी। उस डॉल में से आ रही आवाज धीरे धीरे तेज होने लगी और मैक्स के कानों में चुभने लगी। वहीं दूसरी तरफ मैक्स के पेरेंट्स अपने कमरे में आराम से सो रहे थे जब उन्हें मैक्स के चिल्लाने की आवाज आई। वो दौड़कर उसके कमरे में पहुंचे, मगर वहां तो मैक्स आराम से सो रही थी। उनके लिए यह बहुत अजीब बात थी, क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही मैक्स बहुत तेज चिल्लाई थी। मैक्स के पापा ने उसके कमरे को अच्छे से चेक किया। सब कुछ एकदम नॉर्मल था, यहां तक कि क्रिसमस ट्री के नीचे वो गिफ्ट भी वैसे का वैसा ही पड़ा था। इसलिए उस चीख को अपने मन का वहम समझकर वो दोनों वापस अपने रूम में चले गए। अगली सुबह जब वो मैक्स के रूम में आए तो उन्होंने मैक्स के हाथ में उसी डॉल को देखा जो वो दोनों गिफ्ट में मैक्स के लिए लाए थे। वो बहुत खुश लग रही थी और उस डॉल के साथ खेल रही थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन कुछ दिन बाद जब मैक्स स्कूल गई तो अपने एक लेक्चर के दौरान मैक्स को बुरी तरह फिट्स पड़ने लगे। उसका शरीर अकड़कर टेढ़ा होने लगा और उसके शरीर से बिल्कुल वैसी ही महक आने लगी
जैसी उस डॉल में से आती थी। मैक्स की मां को जल्द ही स्कूल बुला लिया गया और वो मैक्स को सीधा डॉक्टर के पास ले गईं। वो डॉक्टर वहां के चर्च के एक मेंबर भी थे और इसलिए जब उन्होंने मैक्स को चेक किया तो वो समझ गए कि मैक्स की बीमारी की वजह शायद कुछ और ही है। लेकिन उन्होंने तब मैक्स की मां को कुछ नहीं बताया और बस मैक्स को एक हफ्ते के लिए बेड रेस्ट करने की सलाह दी। मगर असली खौफनाक चीजें तो अब शुरू होने वाली थीं। मैक्स रोज रात अपने पेरेंट्स के कमरे में जाकर उनको घंटों घूरने लगी थी। कभी कभी तो वो रात में उनके कमरे में जाकर उनके कमरे की दीवारों पर कुछ ड्राइंग्स बनाने लगती थी। उसके डॉल के अंदर से बजने वाला गाना कभी कभी पूरे घर में गूंजता था और धीरे धीरे उस घर में वही महक फैल गई थी जो उस डॉल में से आती थी। एक दिन जब मैक्स के पापा किसी काम से बाहर गए हुए थे तो मैक्स की मां की नींद अचानक खुल गई। जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो उन्होंने जो देखा वो देखकर उनका दिल दहल उठा। उनके ऊपर एक औरत चढ़ी बैठी थी। वो उनके बहुत करीब थी और मैक्स की मां को देखकर मुस्कुरा रही थी। वो वही गाना गुनगुना रही थी और उस औरत के अंदर से वही महक जोरों से आ रही थी। ये सब देखकर मैक्स की मां इतना डर गई कि वो बहुत जोर से चीखी और उनके चीखते ही वो औरत उनके ऊपर से उतरकर रूम से बाहर भागने लगी। मैक्स की मां का दिल बुरी तरह तब कांप उठा जब उस औरत का रिफ्लेक्शन उन्होंने शीशे में देखा। शीशे के रिफ्लेक्शन में वो औरत और कोई नहीं बल्कि उनकी छोटी सी बेटी मैक्स ही थी। उसकी मां समझ गई थी कि उनकी बेटी पर किसी बेहद भयानक काली शक्ति का साया पड़ गया है। जब मैक्स के पापा वापस आए तो मैक्स की मां ने उनको सब बताया और अगले ही दिन उसी डॉक्टर से पूछा कि आखिर उन्होंने ये बात उन्हें पहले क्यों नहीं बताई थी। जिसका जवाब उस डॉक्टर ने दिया कि अगर वो उस डॉल में रहने वाली आत्मा के सामने ये सब कह देता तो सबकी जान को खतरा था। इसके बाद उस डॉक्टर ने मैक्स के पेरेंट्स की हेल्प के लिए उन्हें एक प्रीस्ट से मिलवाया। वो प्रीस्ट मैक्स का एग्जॉर्सिज्म करने को तैयार हो गया और तकरीबन 5 दिन लगातार एग्जॉर्सिज्म चलने के बाद मैक्स पर से उस चुड़ैल का साया उतर गया। उस दिन के बाद से मैक्स को डॉल से बेहद डर लगने लगा और एक लंबे समय के बाद ही मैक्स फिर से नॉर्मल हो पाई। लेकिन आज भी ये कोई नहीं जानता कि ये सब होने के बाद वो डॉल कहां गई और उसका क्या हुआ। क्या होगा अगर वो डॉल आपके हाथ लग जाए तो? खैर, क्रिसमस पर ऐसी डॉल कभी किसी को ना मिले। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो हमारा चैनल खूनी मंडे अभी सब्सक्राइब कीजिए और हां, विश यू अ मेरी क्रिसमस। पूरे भारत में दशहरे का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। दक्षिण भारत में स्थित आरंबा नाम के एक छोटे से गांव में भी हर साल की तरह इस साल भी दशहरे की तैयारियां बहुत जोरों से चल रही थीं। विजय पैदा तो आरंबा गांव में ही हुआ था, मगर जब वो 1 साल का था तो उसके माँ बाप उसे बैंगलोर लेकर चले गए थे। 12 साल बाद अब वो अपने गांव वापस आया था और अपने सारे परिवार वालों के साथ मिलकर दशहरा मनाने के लिए बहुत एक्साइटेड था। आरंबा गांव में सिर्फ एक ही जगह रावण का पुतला जलता था और उसे भी गांव के पंडित मिलकर जलाते थे। उनके अलावा उस रावण को छूने की इजाजत
किसी को भी नहीं थी। दशहरे के दिन विजय बहुत खुश था। नए कपड़े पहनकर वो अपने कजिन्स के साथ पहले ही मेला देखने निकल गया था। मेले के अंदर पहुंचते ही विजय और उसके भाई बहनों ने खूब मजे किए, अलग अलग चीजें खाईं और झूले भी झूले। मगर विजय को सबसे अजीब ये लगा कि मेले की हर दूसरी दुकान पर काले रंग की पट्टियां बिक रही थीं। और तो और मिठाई और खिलौनों की दुकान से ज्यादा भीड़ उन पट्टियों की दुकान पर थी। विजय ने अपने कजन से इसकी वजह पूछी तो उसने बताया कि गांव के सभी बच्चों को ये पट्टियां दी जाती हैं और रावण के जलते ही उनको काली पट्टी अपनी आंखों पर बांधनी होती है। विजय को कुछ समझ नहीं आया, मगर इन बातों पर ज्यादा ध्यान न देते हुए वो वापस अपनी मस्ती में लग गया। कुछ देर बाद विजय के माँ बाप और उसका परिवार भी मेले में पहुंच गए। रावण जलने में अब बस 5 ही मिनट बचे थे। गांव के सभी लोग खौफ में रावण की तरफ देखने लगे। उन्होंने अपने बच्चों की आंखों पर काली पट्टियां बांध दी और मेले के दरवाजे के पास इकट्ठा हो गए। ऐसा लग रहा था कि मानो वो लोग बस रावण के जलते ही वहां से भागना चाहते हों। ये सब देखकर विजय बहुत ही अजीब महसूस कर रहा था। विजय के पापा ने भी उसकी आंखों पर काली पट्टियां बांध दी। जब उसने उसकी वजह अपने पापा से पूछी तो उसके पापा ने कुछ जवाब नहीं दिया। बस इतना कहा, बेटा घर पहुंच के सब बताऊंगा, अभी बस ये पट्टी पहने रहो। गांव के सबसे बड़े पंडित ने उस रावण के पुतले में आग लगा दी। बेहद हिला देने वाली बात तो ये थी कि जो मेला लोगों से भरा हुआ था वो रावण के जलते ही महज 5 मिनट में खाली हो गया। विजय की फैमिली भी जल्दी से उस मेले से निकल ही रही थी, लेकिन विजय से रहा नहीं गया और उसने अपनी आंखों से पट्टी हटाकर जलते रावण को देख लिया। विजय को उसी वक्त दौरे पड़ने लगे। उसके कानों और आंखों से खून बहने लगा और वो आसमान में देखता हुआ बुरी तरह किसी के डर से चिल्लाने लगा। और देखते ही देखते 15 मिनट के अंदर उसकी मौत हो गई। ऐसा शुरू से ही कहा जाता है कि आज तक जिस भी बच्चे ने उस गांव के रावण को जलता देखा है वो बहुत दर्दनाक मौत मारा गया है। मगर आज तक इसकी वजह कोई भी नहीं जान पाया है और ना ही ये जान पाया है कि उन लोगों ने ऐसा क्या देखा कि वो इतना डर गए और मारे गए। अगर आप उस गांव में दशहरा बिताएंगे तो क्या अपनी आंखों से पट्टी हटाकर उस जलते रावण को देखना चाहेंगे? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। और साथ ही जिन लोगों ने भी हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब बटन को अभी दबाएं। और हाँ, हमारी लेटेस्ट वीडियोस की सारी इंफॉर्मेशन के लिए